नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट कौन है, विवेक बिंद्रा क्या है उन पर आरोप, और साथ ही कर्नाटक में फिर हिजाब का मामला क्यों उठ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 30 दिसंबर भी भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। पीएम मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात देंगे। अयोध्या में हो रही तैयारियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में लगभग 3 घंटे बिताएंगे। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी का काफिला अयोध्या की सड़कों पर निकलेगा और अयोध्या की सड़कों पर रोड शो करते हुए पीएम पहुंचेंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जहां नए भवन का पीएम उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पीएम का काफिला अयोध्या की सड़कों से होते हुए वापस एयरपोर्ट पहुंचेगा और एयरपोर्ट पे एक जनसभा स्थल बनाया गया है, जिस जनसभा स्थल पे पीएम मोदी लगभग 40 मिनट अयोध्या और आसपास के जो इकट्ठे हुए लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में बेहद खास तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक कर भव्य आयोजन के लिए कहा है। जिस रास्ते से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा उसको फूलों से सजाने की तैयारी है। साथ ही सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी जो एसएसएफ है, जो सीआईएसएफ के तर्ज पर गठित की गई, उसको वहाँ की सुरक्षा तथा जो एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी लगातार चीज़ों को देख रहे हैं तथा आवश्यक अतिरिक्त फोर्स तथा टेक्निकल असिस्टेंस अयोध्या के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को दिया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी निकल चुका है। विद्वानों ने दोपहर 12:15 से 1:45 का समय निकाला है, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये एक अभिजीत मुहूर्त होती है और अभिजीत मुहूर्त जो होती है वो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ होती है। इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं होते हैं और निर्विघ्न पूर्वक वो पूर्ण होते हैं। इसीलिए विद्वानों ने निकाला है कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो और उसी प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित होंगे। इन तैयारियों के बीच शुक्रवार को अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रायल के लिए एक बड़े विमान की लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित थी। ट्रायल रन था, ये 320 का ट्रायल रन था और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें तैयारी भी हम लोगों ने करी थी और एयरपोर्ट पूरी तरह हमारा तैयार है, सेफ है, सुरक्षित है और उसमें ट्रायल में सब कुछ बेहतर रहा है और आगे हम लोग बहुत आशान्वित है। और हमारे फ़्लाइट्स भी 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, इनॉग्रल फ़्लाइट्स है। 6 तारीख से हमारा कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होगा और 10 तारीख से फिर कंटिन्यूस रूप से फ़्लाइट आएगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेजी से चल रही हैं और ये तैयारियां 22 जनवरी तक चलती ही रहेंगी, क्योंकि अयोध्या वासियों का और राम भक्तों का 500 साल पुराना इंतज़ार खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकारी स्तर पे भी और राम भक्तों की तरफ से भी तैयारियां अपने चरम पर हैं, उत्साह भी दोगुना हो चुका है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी, लखनऊ।
और अयोध्या में सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ाए गए हैं। अयोध्या में एटीएस और एसटीएफ तैनात है। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर विशेष तौर पर निगरानी है। जल मार्ग पर भी पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से ये निगरानी भी होती रहेगी। हिजाब का विवाद कर्नाटक में वापस आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ऐलान किया है कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि हिजाब पर बैन हटा दिया जाए। मैसूरू में उन्होंने ये बात कही है। हिजाब पर पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान काफी विवाद खड़ा हुआ था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में पिछले साल हिजाब पर विवाद खबरों में छाया रहा। अब एक बार फिर हिजाब खबरों में आ गया है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ कहा था उन्होंने हिजाब पर लगी पाबंदी हटाने के आदेश दिए हैं। हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, हिजाब पहने जा सकते हैं। मैंने पाबंदी का आदेश वापस देने को कहा है। कपड़े और खाने की पसंद आपकी अपनी है। लेकिन एक दिन बाद ही उनका रुख बदला दिखा। उन्होंने कहा कि फैसले पर अभी विचार होना बाकी है। अभी लागू नहीं किया है। किसी ने मुझसे ये सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया। सरकार पाबंदी हटाने पर विचार कर रही है और इस मामले पर सरकारी अफसरों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच बनाने की फैसला किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे में कर्नाटक के सिद्धरामैया की सरकार अपने विशेष अधिकार इस्तेमाल कर पूर्व बीजेपी के सरकार के फैसले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफिडेविट देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंतजार करती है। दरअसल इस मामले पर सिद्धरमैया एहतियात इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक दिन पहले आए बयान पर बीजेपी ने आलोचना भी इसी आधार पर की थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब भी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका ध्यान न रखते हुए अल्पसंख्यकों को खुश करने का फैसला किया। उनकी नजरें लोकसभा चुनावों पर हैं। हिजाब पर विवाद दिसंबर 2021 में भड़क उठा था, जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की 6 लड़कियों को क्लासों में हिजाब पहनने से रोका गया था। 2024 चुनावों से पहले ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो साल 2022 में हिजाब पर विवाद शुरू हुआ था, जब तब की राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म ही पहने जिसमें हिजाब शामिल नहीं है। मार्च 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस ऑर्डर को बरकरार रखा था। फिर अक्टूबर 2022 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें हिजाब बैन की वैधता पर फैसला होना था, लेकिन तब इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। फिर इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में हर शख्स पर करीब 40,000 रुपए का कर्ज है, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। फिर भी नई सरकार 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। नए मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश में पैसों की कमी की वजह से कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन क्या वाकई नए कर्ज से ही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा? इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन अब सरकार चलाने के लिए फिर एक बार कर्ज लेने की स्थिति बन गई है। सरकार 2,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। सामने लाडली बहना योजना और कई अधूरे विकास कार्यों की चुनौती है। नए मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। अपने संकल्प पत्र को पूरा करना सरकार के लिए नई चुनौती है। शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते सरकार कई बार कर्जा ले चुकी है। जनवरी 2023 में 2,000 करोड़ का कर्ज, फरवरी 2023 में 12,000 करोड़ का कर्ज, मार्च 2023 में 10,000 करोड़ का कर्ज, मई 2023 में 2,000 करोड़ का कर्ज, जून 2023 में 4,000 करोड़ का कर्ज, सितंबर 2023 में 5,000 करोड़ का कर्ज, अक्टूबर 2023 में करीब 5,000 करोड़, नवंबर 2023 में 2,000 करोड़, तो वहीं दिसंबर 2023 में 2,000 करोड़ का कर्जा सरकार लेने जा रही है।
लाखों करोड़ों। कांग्रेस सवाल कर रही है कि योजनाओं और विकास कार्यों का पैसा कहां से आएगा, तो वहीं सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा कर्ज लिया जाएगा। हर एक व्यक्ति यहाँ कर्जदार है। बच्चा जो पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके सर पे 40,000 से ज्यादा का कर्जा है। और इस हाल में मध्य प्रदेश को आर्थिक बदहाली की तरफ धकेलने का काम बीजेपी की सरकार निरंतर कर रही है। कब समझेगी बीजेपी की सरकार कि कांग्रेस की सरकार बनती तो यहाँ पर नए नए जो सोर्सेस थे रेवेन्यू जनरेशन के, उसकी कोशिश की जाती। पहले तो वो आत्ममंथन कर ले, बजाय ये कहने के कि भाई सरकार कर्जा ले रही है। अरे भाई, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि कर्जा लेना पड़ता है, अगर जरूरत होगी तो लेंगे और विकास के काम करेंगे। कर्जा लेकर के सड़क बनाने का काम, सिंचाई योजनाएं, कई डेवलपमेंट के काम है। कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के विकास नहीं किया, कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया। मध्य प्रदेश में आप पर, हम पर, हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए का कर्जा है। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बार बार ये बात सामने आती है कि आखिर कर्जा चुकाया कब जाएगा, क्योंकि कर्जा जब भी चुकाया जाएगा वो आखिर में जनता का ही पैसा होगा। हम पर कर्ज है, वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की खराब है, लेकिन सरकारों की योजनाओं का फिर भी बोलबाला है। इन योजनाओं का पैसा कैसे चुकता होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अब सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है। उसके ब्याज और कर्ज को चुकाने की बारी जब तक आएगी तब तक मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति और भी ज़्यादा खराब ना हो जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। और पिछली सरकार की लाडली बहना योजना की लागत सालाना 19,000 करोड़ है, जिसमें हर महिला को हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना में 1,000 करोड़ का खर्च है। फिर 450 रुपए में सिलेंडर्स, छात्रों को स्कूटर, लैपटॉप आदि जैसी योजनाओं का खर्चा मौजूदा सरकार को देखना होगा। पत्नी से मारपीट के मामले में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर मामला दर्ज हुआ है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिंद्रा के नाम अलग अलग क्षेत्रों में 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। ये हैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, जो नोएडा में 7 दिसंबर की सुबह तड़के अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो विवेक की पत्नी के भाई वैभव क्वात्रा की शिकायत पर मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज किया गया। एक व्यक्ति के द्वारा थाना 126 पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके बहन की शादी विवेक बिंद्रा नाम के एक व्यक्ति जो कि सुपरनोवा में रहते हैं उनके साथ हुई थी, एवं उनके द्वारा उनकी बहन के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में थाना 126 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचक के द्वारा 7 सेक्टर की कार्रवाई की जा रही है। विवेक की शादी बीते 6 दिसंबर को गाजियाबाद की रहने वाली यानिका से हुई थी, लेकिन अगले ही दिन सुबह तड़के विवेक का अपनी मां से झगड़ा हुआ। यानिका के मुताबिक जब वो बीच बचाव करने लगी तो विवेक ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके शरीर पर कई जगह चोटें आईं। मारपीट में विवेक ने यानिका का मोबाइल भी तोड़ दिया। यानिका का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवेक बिंद्रा जी ने जिस तरह से अपनी वाइफ को मारा पीटा और कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। बट कोई मुझे ज़्यादा भी हैरान नहीं करता, क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी साथ गांठ से बचते जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने भी कोई सांठगांठ कर ली हो। बट हमें फौरन अरेस्ट चाहिए, क्योंकि हमने देखा कितनी इंजरीज हुई हैं। उनका कान का पर्दा फटा है और बहुत सारी चोटें उन्हें आई हैं उनकी वाइफ को। तो मुझे लगता है इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा नोएडा पुलिस के मुताबिक उन्होंने विवेक से पूछताछ की है, हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा नोएडा की इसी आसमान छूती इमारत सुपरनोवा में रहते हैं। यहाँ करोड़ों के फ्लैट हैं, लेकिन उनकी सोच कितनी नीचे है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि शादी के अगले ही दिन न सिर्फ उन्होंने अपनी मां से झगड़ा किया, बल्कि पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो कौन है विवेक बिंद्रा? मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं। यूट्यूब पर करीब 2 करोड़ उनके फॉलोअर्स भी हैं। खुद को वो बिजनेस गुरु बताते हैं।
मार्केटिंग, बिजनेस के गुर वो सिखाते हैं। बड़ा बिजनेस के नाम से कंपनी है BBPL, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी के वो CEO हैं और अब अपनी पत्नी के साथ मारपीट के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा भारत में भी आगे है अरुणाचल चीन सीमा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा भारत। दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन टनल तैयार है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के बहुत करीब है। ये टनल सीमावर्ती इलाकों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। कैसे इस टनल से इस इलाके में बदलेगी, वहां की तस्वीर देखिए हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की बनाई 500 मीटर लंबी नेचीफू सुरंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग की यात्रा। ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। चीन के खिलाफ 1962 की जंग भी यहीं लड़ी गई और पिछले ही साल भारतीय और चीनी सेनाएं तवांग सेक्टर में ही आमने सामने थीं। अब दोहरे सुरंग की दूसरी सुरंग भी बनकर तैयार होने वाली है, जिससे पूरे साल तवांग बाकी देश से जुड़ा रहेगा। ये इस क्षेत्र में संपर्क के लिए एक बड़ा विकास है। इससे न सिर्फ फौज को फायदा होगा बल्कि आम जनता और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। हमारा यहाँ जो ये रोड है इसका एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, जिसका वजह से क्या होता है कि यूजुअली फॉगी होता है तो रोड एक्सीडेंट और जो डिस्टेंस है बहुत लंबा होता है। तो अभी क्या हो गया कि ये टनल के वजह से क्या हो गया कि जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट होता था वो भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन इससे बड़ी चुनौती अरुणाचल के सेला में 13,000 फुट पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग बनने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 करोड़ की सेला सुरंग का शिलान्यास फरवरी 2019 में बलिपारा चारद्वार तवांग मार्ग पर किया। ये सुरंग अगली गर्मियों से पहले तैयार हो जाएगी। इंजीनियरिंग के करिश्मे के साथ साथ ये सुरंग जाड़ों में 14,000 फुट ऊंचे सेला दर्रे की चुनौती को भी हल करती है। दशकों तक जाड़ों के 3-4 महीनों के दौरान तवांग में सुरक्षा कर्मियों, हथियारों और दूसरे साजो सामानों को ले जाना बेहद दुश्वार था, लेकिन अब साल भर तवांग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं तो जो 50 डिग्री टेम्परेचर से आया हुआ था, यहाँ पे -20, 30 एडजस्ट किया हुआ है और चैलेंजिंग काम किया हुआ है। यहाँ पे बर्फ़ हमारा 8-6 फुट 5 फुट 7 फुट तक बर्फ़ रहता था, उसमें के बीच में भी काम निकाला हुआ है। काम कभी भी बंद हुआ नहीं है यहाँ, मतलब कंटिन्यू काम चलता रहा। थोड़ा स्लो हुआ, प्रोग्रेस स्लो हुई, लेकिन काम चलता रहा, काम कभी बंद नहीं हुआ। दोहरी सुरंगों से तवांग जाने में 1 घंटे का वक्त बचेगा और हर मौसम में ये रास्ता खुला रहेगा। तवांग से नकुल राभा के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आज हमारा भारत में इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए एक कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।